देखिए 1 जनवरी 2026 से पृथक संपत्ति पर लागू हुए हैं 5 नए अधिकार। न्यू लॉ ऑन एंसेस्टर प्रॉपर्टी इन इंडिया। तो बहुत बड़ी अपडेट आ रही है यहाँ पे। सुप्रीम कोर्ट के अनुसार जो 5 प्रकार के जो नए अधिकार हैं उसको लेकर के यहाँ पे हम आपको बताने वाले हैं। और वे कौन कौन से 5 जो है पृथक संपत्ति पर नियम है वो सारी चीज़ें इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। चाहे वो सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी हो, चाहे वो एंसेस्टर प्रॉपर्टी हो, सभी प्रकार के प्रॉपर्टी पर जो नए नियम लागू हुए हैं इस वीडियो में आपको बताएंगे। बहुत सारे लोगों को पता नहीं है, पृथक संपत्ति के कानून को पता नहीं है, सेल्फ एक्वायर्ड के जो संपत्ति है उसके बारे में पता नहीं है, जो कि मतलब दादा परदादा की संपत्ति है उसके कानून के बारे में आपको जानना बेहद ज़रूरी है। क्या होता है उसके परिवार में, उसके चाचा, उसके बड़े पापा, उसके और भी पिताजी, मान लीजिए कोई भी अपना फ़ायदे के लिए उस ज़मीन को बेच देता है, समझ रहे, और उसके बच्चे जो है कुछ नहीं कर पाते हैं। होता है जैसे पिता शराबी हो गया, चाचा शराबी हो गया, बहुत तरह की बातें हैं। तो चलिए इस वीडियो में सारी चीज़ें मैं बताऊंगा, कैसे आपको रोकना है, क्या कानून कहता है, आपको सारी चीज़ें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इस वीडियो में। देखिए साथियों, मैं बताना चाहूँगा पुश्तैनी जो संपत्ति है जो होती है, जो दादा परदादा से चली आती है उसे पुश्तैनी संपत्ति कहते हैं, उसे पृथक संपत्ति कहते हैं, उसे एंसेस्टर प्रॉपर्टी कहते हैं। मान लीजिए कोई दादा ने हमारा ज़मीन खरीदा या दादा के नाम से था, परदादा के नाम से था, छेड़दादा के नाम से था, वो पुश्तैनी संपत्ति होती है, पृथक संपत्ति होती है, एंसेस्टर प्रॉपर्टी होती है। समझ पा रहे हो? मान लीजिए हमने कोई ज़मीन खरीदा या हमारे पिता ने कोई ज़मीन खरीदा, तो पिता ने ज़मीन खरीदा तो वो सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी पिता का हो गया। हमने खरीदा तो हमारा वो सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी हो गया, स्वअर्जित संपत्ति हो गया। तो देखिए दोनों में कानून अलग अलग चलता है, दोनों का हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं क्या कानून कहता है। साथियों देखिए यहाँ पे पृथक संपत्ति और पुश्तैनी ज़मीन पर क्या कहता है, कितना पुराना ज़मीन हो, कितना भी पुराना, पृथक या पुश्तैनी ज़मीन में शामिल किया जाता है। समझ पा रहे हो? और उस पर अधिकार क्या है, सारी चीज़ें इस वीडियो में बताऊंगा। 2026 में सुप्रीम कोर्ट ने पृथक संपत्ति पर, एंसेस्टर प्रॉपर्टी पर जो कानून बनाए हैं उसके बारे में आपको बताएंगे। कौन कौन से कानून लागू हुए हैं, कौन कौन से कानून सबसे महत्वपूर्ण है, समझिए इस वीडियो में। देखिए सारी चीज़ें हम आपको इसमें बताएंगे। साथियों चैनल पर जुड़े हो पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक नहीं किए लाइक कर लें, और घंटी को नहीं बजाए तो बजा दें। नमस्कार साथियों, मेरा नाम एडवोकेट विजय वर्मा है, आप देख रहे हो टेक्निकल वाले हौसला। साथियों देखिए साथियों यहाँ पे आपको हम बताना चाहेंगे, सबसे पहले हम बात करेंगे जो पृथक संपत्ति है उसके बारे में। देखिए पुश्तैनी संपत्ति जिसको हम लोग कहते हैं, और साथ ही साथ पृथक संपत्ति, और इंग्लिश में उसको एंसेस्टर प्रॉपर्टी कहते हैं। समझ पा रहे हो? मतलब जो दादा परदादा की ज़मीन है, दादा परदादा ने खरीदा, दादा परदादा के नाम से था, खतियान बना, केवला भी अगर दादा परदादा ने खरीदा तो वो भी पुश्तैनी संपत्ति होता है, और खतियान तो वो तो प्योर होता ही है। समझ रहे हो? तो यहाँ पे आपको समझना होगा कि प्रॉपर्टी का ये जो नियम है, किस प्रॉपर्टी का जो है पुश्तैनी और किस पृथक संपत्ति को पृथक कहा जाता है, आप समझ में आ गया होगा। मतलब क्लियर समझ लीजिए, आज के तारीख में आप लोगों को पता होगा किसी का ज़मीन या मकान आप अगर खरीदते हो, किसी से परचेज कर रहे हो, बाय कर रहे हो, तो वे संपत्ति जो है, ज़मीन जो है लगातार जो है आपको 5 पीढ़ी तक, 3 पीढ़ी तक, 4 पीढ़ी तक जो है चलते आता है। ठीक है ना? यानी कि आज की मतलब सिंपल समझ लीजिए कि आप एक आदमी हैं और आपके पिताजी और आपके दादा और परदादा, ठीक है, के नाम से पहले जो है कोई संपत्ति जो है खरीद करके वो रख दिए, दादा परदादा है ना, तो वो लगातार आपके दादा के उपयोग हुए, फिर पिता का उपयोग हुए, तो समझ रहे हो, तो वो पृथक संपत्ति होते हैं। क्लियर समझ में आ रही है? मतलब कि वो 3 पीढ़ी से, 4 पीढ़ी से चलती आ रही है, 5 पीढ़ी से चलते आ रही है, तो वो पृथक संपत्ति होता है। उसमें वो अपना स्वामित्व और अपना कब्जा है वो बनाए रखा है शुरू से, तो वे संपत्ति पृथक कहलाती है। समझ रहे हो? आपको समझ में आ गया? उसे ही पुश्तैनी कहते हैं, उसे ही मतलब एंसेस्टर प्रॉपर्टी का, ये क्लियर पता चल गया किसे कहते हैं। अब देखिए आप लोगों को बताना चाहेंगे, देखिए सुप्रीम कोर्ट के तरफ से जो है बहुत सारी चीज़ें जो इसके लेकर के फैसला भी सुनाया गया। तब गूगल पर जाकर के ये जानकारी आप ले सकते हो, 3 पीढ़ी, 4 पीढ़ी, 5 पीढ़ी, उसके अनुसार क्या है कि पृथक संपत्ति और सेल्फ एक्वायर्ड संपत्ति में क्या है, समझ रहे हो। और देखिए यहाँ पे अधिकार कौन कौन से, किस प्रॉपर्टी पर क्या अधिकार है ना, पृथक पर क्या अधिकार है,
और आपका सेल्फ एक्वायर्ड पर क्या अधिकार है, ये सारी चीज़ें आप गूगल पर जा करके आप वहाँ देख सकते हो भाई क्या कहता है कानून। ठीक है ना। अब देखिए मतलब कि कहने का मतलब है, आप जो वीडियो देख रहे हैं, आपके घर में मान लीजिए कोई ज़मीन है, कोई संपत्ति है, कोई प्रॉपर्टी है ना, तो सिंपल आप समझिए कि आपके पिताजी के द्वारा नहीं खरीदा गया, आपने पिताजी ने अपने पैसों से नहीं खरीदा है ना, पहले से वो संपत्ति आ रही है, आपके बाबा द्वारा भी नहीं खरीदा गया। मान लीजिए वो आपके परबाबा खरीदे है ना, खरीदे हुए हैं और वो जीवित नहीं है, तो वहाँ पर नियम क्या है, अलग होता है। समझिए वहाँ पे नियम क्या होता है, इस वीडियो में हम आपको बताना चाहेंगे। एक जैसे यहाँ पर एक पीढ़ी की हम बात करते हैं, ठीक है, आपके पिताजी के द्वारा जो ज़मीन नहीं खरीदा गया, क्लियर समझ लीजिए, आपके फादर ने, तो आपके बाबा जी जीवित नहीं है, फिर बाबा जी की जो पत्नी है वो भी जिंदा नहीं है, उनकी भी डेथ हो चुकी है ना, यानी आपकी दादी की डेथ हो चुकी है, तो भाई यहाँ पे पुराने जो है आपके बुज़ुर्ग जो है वो जीवित फिलहाल नहीं है। जो भी है दादा परदादा जिसके भी नाम से है, दादी के नाम से हो, परदादी के नाम से हो, है ना, वो जीवित नहीं है। तो आपके पिता और आपके माँ, आप उनके लड़के हुए, है ना, आपके पिता हुआ, आपके माताजी हुआ। तो यहाँ पे समझ लीजिए जो ज़मीन बाबा के द्वारा जो खरीदा गया है ना, तो यहाँ पे दादा के द्वारा जो खरीदा गया या परबाबा परदादा है ना, बहुत साल पहले खरीदा गया है ना, और आपके परिवार में आपके जो पूर्वज है उसका उपयोग कर रहे हैं, आपके पिताजी उपयोग कर रहे हैं, है ना, तो वो संपत्ति आज जो है वो अधिकार किसका होगा। अब उसका बेटा है, मान लीजिए 2 बेटा हैं, 3 बेटा है, जो भी हैं, आप बेटा हैं, है ना, तो उस प्रॉपर्टी में अधिकार किसका होगा, आपके पिताजी का अधिकार तो होगा ही, है ना, क्योंकि बाबा या परबाबा या दादा या परदादी जो भी खरीदा है। तो पृथक संपत्ति का अधिकार का जो नियम है वो समझिए। पृथक संपत्ति में क्या कहता है कि वैसी संपत्ति जो पूर्वजों से चली आ रही है, दादा परदादा से चली आ रही है ना, तो वो सभी अधिकार जो है, यानी कि अगर आप लड़के हो, 2-3 भाई हो, जो भी हो, आप लड़की हो, तो उस प्रॉपर्टी में सबको अधिकार है, पूर्ण अधिकार है, कोई दिक्कत नहीं, चाहे लड़की हो लड़का हो, सारे लोगों का अधिकार है, जितना भी भाई हो सारे भाइयों का अधिकार है। और आपके पिताजी जीवित है तो उनका भी उस पर अधिकार है, इस बात को समझ लें। लेकिन यहाँ पे कुछ नियम और क्या कहता है, चलिए वीडियो में आगे हम आपको बताते हैं। समझिए, देखिए यहाँ पे कहने का मतलब है कि इसका मतलब ये नहीं है कि पिता अगर जीवित हैं तो वे लड़के और लड़की को भी ये कह रहे हैं कि आपको इसमें कोई अधिकार नहीं, पिता नहीं कह सकता। समझ रहे हो ना, ये चीज़ें नहीं कर सकता। पिता जीवित है तो इन्हें कहेगा इस संपत्ति में, इस ज़मीन में, ये घर में, ये फ्लैट में तुम्हारा अधिकार नहीं होगा। अपने बेटे बेटी को वो नहीं कर सकता, क्योंकि वो उसने खुद से नहीं खरीदा, वो उनके पिताजी या उनके बाबा यानी कि परदादा खरीदे, तो भाई वो कह नहीं सकता, है ना। तो यहाँ पे यही एक गलत होगा कि कानूनी तौर पर पूर्ण अधिकार बेटे बेटियों का है। समझ पा रहे हो। तो यहाँ पे पृथक संपत्ति में जो बताया गया है, जो सुप्रीम कोर्ट ने जो यहाँ पे दलील दी है, वो क्लियर हम कर रहे हैं। और देखिए यहाँ पे ये सारी समस्या जो लोगों का होता है और अधिकारों का यहाँ पर हनन किया जाता है, लोगों को कानून के बारे में पता ही नहीं होता। कहता है कानून तो सिर्फ वकीलों के लिए होता है। भाई आप कॉलेज स्टूडेंट हो, महिला हो, पुरुष हो, तो इस वीडियो को ध्यान से देखो। इस वीडियो को लगातार हम ज़मीन जायदाद को लेकर के वीडियो बना रहे हैं, आप लोगों को बता रहे, कई बार परिवार में कई प्रकार की समस्याएं होती है। और देखिए यहाँ पे तो ये जानकारी हम आपको दे रहे हैं, आप लोग क्लियर समझिए। और देखिए सेल्फ एक्वायर्ड बेसिस जो प्रॉपर्टी होती है, जो सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी होती है, जो ज़मीन जिसके सेल्फ एक्वायर का होता है, जैसे कि कोई एक व्यक्ति जो है अपने आप जो है रोजगार किया या नौकरी किया या कोई भी काम किया, उसने कोई भी तरीके से पैसे को कमाया और उसने कोई फ्लैट खरीदा, कोई मकान खरीदा या कोई ज़मीन खरीदा, कोई घर खरीदा, कोई गाड़ी खरीदा, है ना, कोई भी तरह का कुछ भी खरीदा, वो सेल्फ खुद से पैसा कमा करके वो ज़मीन वगैरह खरीदा, ठीक है ना, घर खरीदा, है ना, तो उस संपत्ति पर उसका पूरा अधिकार है जिसने वो पैसा लगा करके खरीदा। इस बात को आप लोग समझ ले। और देखिए ये पूर्ण अधिकार उसमें है अगर वो व्यक्ति जीवित है तो, ठीक है। और देखिए उसके बाद कानून कहता है अगर कोई महिला है, एक पुरुष भी है, तो उसमें यदि लड़के लड़की हैं उनके, तो भाई वो भी दावा कर सकता है, समझ पर, उस संपत्ति में दावा कर सकता है कि अधिकार मुझे चाहिए, इसमें हमको भी हिस्सा चाहिए, तो उसे भी हिस्सा मिलेगा, उसको आप हिस्सा देने से नहीं रोक सकते। समझ रहे हो, उसमें दबाव भी आप उसको नहीं बना सकते कि हम आपको नहीं देंगे, है ना। तो कानूनी तौर पर संपत्ति का अधिकार उसका भी होता है। तो ये चीज़ें समझिए, सहमति से उनके माता पिता संपत्ति में उनको अधिकार अगर देते हैं तो वे कानूनी तौर पर ज़बरदस्ती का कोई रूल यहाँ नहीं है। अगर नहीं दे रहे तो भाई कर सकता है। देखिए सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी में इसमें क्या अधिकार है,
ये समझिए, ये भी आप लोगों को जानना बेहद ज़रूरी है। देखिए कब तक, देखिए जब तक माता पिता जीवित है ना, जब तक माता पिता आपका जीवित है तो यहाँ पे वैसे मामलों में अगर माता पिता जीवित अगर नहीं है तो उनके द्वारा जो प्रॉपर्टी खरीदा गया है, जो ज़मीन है, वो जो संपत्ति का अधिकार है वो उनके बेटे बेटी को होगा, अगर वो जीवित नहीं है तो। समझ रहे हो ना, 2026 में जो कानून बता रहा है वो मैं वो बता रहा हूँ आप लोगों को। लेकिन उसके साथ ही अभी हम आपको बताना चाहेंगे उस प्रॉपर्टी में जो अधिकार है, अगर कोई लड़का हो या लड़की हो जो भी है, अब 2005 के जो हिंदू एक्ट है उसके अकॉर्डिंग समझिए यहाँ पे क्या कहता है। इसमें कहता है कि भारत में चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, है ना, उसका अधिकार इक्वल है भाई, बराबर का अधिकार है, उसमें कोई गुंजाइश नहीं है 2005 के हिंदू एक्ट के अनुसार, ठीक है ना। इसमें ये कहता है, मतलब अब ऐसा नहीं है कि माता पिता की अगर कोई संपत्ति है, कोई प्रॉपर्टी है, तो उस संपत्ति में, पृथक संपत्ति में एक लड़की भी है तो उसका भी अधिकार है। लड़की शादी करके नेहर भी ससुराल चली गई है तो भी उसका हिस्सा है, ऐसा नहीं कि उसका हिस्सा खत्म नहीं हुआ है। समझ पा रहे हो। अब देखिए यहाँ पे क्या है, लड़की का अगर विवाह भी हो गया तो भी वो माता पिता की संपत्ति में बराबर का अधिकार है, अपने पृथक संपत्ति पर वो अधिकार जमा सकती है, मांग सकती है, उसको अधिकार है, क्योंकि यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का क्लियर कट कहना है। अब देखिए यहाँ पे अगर वे जब तक बच्ची जीवित है तब तक उनको यह हिस्सा मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ भी नियम है, अगर लड़की मान लीजिए गुजर जाता है तो बात की बात है, लेकिन लड़की को हिस्सा होगा, ये क्लियर समझ लीजिए। लड़की अगर है ना, तो माता पिता की संपत्ति में अधिकार है, उनको आप वंचित नहीं कर सकते, उनको आपको हिस्सा देना ही पड़ेगा। समझ रहे हो ना। अब बात आती है कि लड़के अगर नहीं रहता तो उसके लड़के लड़की हैं, अगर कहीं उनको जीविकापार्जन में समस्या आ रही है, उनके बेटे बेटी मान लीजिए आपके बेटे बेटी उनके हैं, तो उनके माता के अनुसार उनके पिता की संपत्ति है तो उसमें भी अधिकार का वो दावा कर सकते हैं, मांग सकते हैं अपने हिस्सा को। समझ रहे हो, जो नियम है उसके अनुसार से यहाँ पे बताया जा रहा है। अब देखिए वहीं पर नेम को अगर मेंशन किया गया है, नेम को लिखा गया, तो आप समझ सकते हो, अगर नेम मेंशन हो गया तो उसमें बहन बेटी का नाम अगर मेंशन होगा तो भाई, अगर खतियान या जमाबंदी में नाम होगा रहेगा तो उनके लड़के लड़की भी दावा कर सकते हैं। समझ पा रहे हो। खतियान में, केवला में अगर नाम रहा तो कि ये मेरे माँ के नाम से ज़मीन है, इस पर मेरा अधिकार है। समझ रहे हो, अगर वो साबित कर देता है तो फिर तो वहाँ अब कुछ नहीं कर सकते। तो ये यहाँ पे क्लियर कट आपको समझना है। उसके बाद देखिए यहाँ पे आपको सबसे महत्वपूर्ण जो बता रहे हैं, जनवरी 2026 में जो नए नियम, जो ज़मीन से जो संपत्ति पर अधिकार है उसको आपको समझना होगा। इस वीडियो में लगातार आप लोगों को हम बता रहे हैं। और देखिए यहाँ पे जो संपत्ति का अधिकार है उसको हम जो आपको बता रहे हैं, इसमें देखिए मुख्य रूप से क्या है वो समझिए। इसमें बहुत बड़ा चेंजेस हुआ है, बदलाव हुआ है। और यहाँ पे संयुक्त जो परिवार की जो आपकी संपत्ति जो है संयुक्त है, तो उस पर समितियों से, अगर आपकी आपसी समिति है तो बेटे बेटियों को बराबर हक डिजिटल रिकॉर्ड में ज़रूरी है, बराबर हक मिलना ज़रूरी है। और देखिए यहाँ पे अगर मान लीजिए आप लोग कहिएगा नहीं भाई समिति से नहीं, तो फिर बाद में दिक्कत हो जाएगा, इसलिए अधिकार बराबर है। और देखिए बिना धोखाधड़ी रोकने के लिए बहुत कड़े नियम यहाँ पे शामिल किए गए हैं। और देखिए यहाँ पे आपको समझना होगा 1908 का जो पंजीकरण प्रणाली जो है वो नियम बदल करके लाया गया है, 1908 का भाई। और क्या, सबसे पहले हम बात करेंगे जो नियम है उनकी जानकारी। संयुक्त परिवार की जमीन यदि उस पर पृथक संपत्ति को, जमीन को बेचना हो या मकान बेचना हो, किसी भी प्रकार की कोई संपत्ति को अगर आप बेचना चाहते हो, सेल करना चाहते हो, है ना, तो संयुक्त परिवार में सभी हिस्सेदारों की सहमति अनिवार्य है। मतलब आपके घर में अगर संयुक्त ज़मीन है, पृथक संपत्ति है, तो सारे लोगों से पूछना, आपके पिताजी 4 भाई हैं तो चारों भाई से पूछना, 3 भाई है तीनों भाई से पूछना है, तो ही उस संपत्ति को बेच सकते हो। दादा के 2-3 भाई हैं तो उनसे भी, सबकी सहमति बनना ज़रूरी है। बिना सहमति का वो ज़मीन नहीं बिक सकता। बाद में दिक्कतें, खरीदने वाला तो फंसेगा ही, बेचने वाला भी जाएगा। समझ रहे हो। तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है, अगर कोई भी ज्वाइंट प्रॉपर्टी है तो उसको एक व्यक्ति मनमाने तरीके से नहीं बेच सकता। और क्या, उसको रोका जा सकता, यानी कि आपका अभी तक मान लीजिए ज़मीन का बंटवारा नहीं हुआ है ना, आपने हिस्सेदारी को अभी तक अपने नहीं तय किया है कि किसको कौन सा ज़मीन गया, कहाँ पर किसको मिला, तो भाई यहाँ पर 1 2 3 4 लोग अगर हैं, 5 लोग हैं, कोई भी व्यक्ति अपना हिस्सा नहीं बेच सकता।
10 लोग हैं, कोई भी नहीं बेच सकता। यही सब तो लोग में ठग आता है, कोर्ट में आता है, केस लड़ता है हम लोगों के पास। बिना बंटवारा का संपत्ति को कभी भी नहीं खरीदना चाहिए, बिना बंटवारा की संपत्ति को कभी बेचना नहीं चाहिए। खरीदने वाला तो जाएगा ही, बेचने वाला भी जाएगा। समझ पा रहे हो? ये जो ज़रूरी है वो हम आपको बता रहे हैं। लगातार इसको लेकर के कोर्ट में केसेस आ रहे हैं लगातार। और देखिए यहाँ पे ये नियम जो है आपको समझना बेहद ज़रूरी है जो हम बता रहे हैं। और देखिए लगातार इस प्रकार के पूरे भारत में आपको देखने को मिलेगा भाई। ये जो नियम हम बता रहे हैं ना, लगातार कई व्यक्ति का जो है जॉइंट प्रॉपर्टी है जो अकेले बेच दिया है। अब बताओ, 2 आदमी 3 आदमी का हिस्सा था, एक आदमी अकेले बेच दिया। कितनी बड़ी दिक्कत की बात है, समझ सकते हो। उसके बाद देखो यहाँ पे नियम आपको जानना होगा और आपको समझना होगा। यहाँ पे जो संपत्ति या ज़मीन पर जो अधिकार है उसकी हम बात कर रहे हैं। बेटियों को बराबर अधिकार है। बेटियों को लेकर के जैसा कि हम आपको बता रहे हैं, पृथक संपत्ति में बेटियों को बेटों के बराबर सम्मान अधिकार दिया गया है। इसमें कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होने वाली है। और क्या, यहाँ पे भले ही पिता ने वसीयत नहीं किया हो, किसी भी तरह का विल नहीं बनाया हो, फिर भी ये जानना ज़रूरी है, पिता ने अपने बेटी के नाम पर वसीयत किया तभी भी अधिकार है, नहीं किया तभी भी अधिकार है। समझ रहे हो? पिता ने अगर नहीं बनाया तो यहाँ पे बेटियों को बेटों से कम मत समझें। और उसके बाद है तब भी बेटी का अधिकार है। और कुछ आगे भी मैं आपको बता रहा हूँ, वीडियो में बने रहो। क्लियर समझ में आ रही है? मतलब कि बेटा बेटी को बराबर का अधिकार है, सुप्रीम कोर्ट का साफ साफ यहाँ कहना है। और देखिए उसके बाद क्या कहा गया है जो कि हम आपको बता रहे हैं, जो ज़मीन से जुड़े। अब देखिए, अब भारत में यहाँ पे जितने भी ज़मीन है, सभी राज्यों के ज़मीनों को डिजिटल किया जा रहा है। आप लोग देख ही रहे हो, अब ऑनलाइन रसीद कट रहा है, ऑनलाइन केवाला निकल रहा है, ऑनलाइन खतियान निकल रहा है, ऑनलाइन दाखिल खारिज हो रहा है, ऑनलाइन रजिस्ट्री हो रही है। अब सारे चीज़ डिजिटल हो रहे हैं। अब बिहार में भी हो रहे हैं, हर एक राज्यों में धीरे धीरे ये शुरू हो चुका है और ये हो रहा है। और देखिए यहाँ पे ये डिजिटल किया जा रहा है ताकि इससे क्या होगा, कोई भी परेशानी बाद में नहीं आएगी। जमाबंदी पंजी डाउनलोड करना है ऑनलाइन कर लीजिए, केवाला निकालना ऑनलाइन कर लीजिए, रसीद काटना है ऑनलाइन कर लीजिए, है ना। तो ये चीज़ें जिसमें कि ज़मीन का खाता, खेसरा, प्लॉट, रकबा, रैयत के नाम को लेकर के पूरा जानकारी, अब मौजा सब कुछ अब ऑनलाइन किए जा रहे हैं। सारे जगह ऑनलाइन में अब अपडेट हो रहे हैं, जिससे ज़मीन के सारे रिकॉर्ड जो है डिजिटल हो रहे हैं। अब एक क्लिक में सारी चीज़ें निकाल सकते हो। और देखिए जिसमें कि मालिकाना हक अब ऑनलाइन जांच होगा और ई पंजीकरण, ई रजिस्ट्रेशन भी अब ऑनलाइन संभव होगा। अब मालिकाना हक भी हो जाएगा। और देखिए तो यहाँ पर पारदर्शिता के साथ जो है इस पर जो है काम किया जा रहा है भाई। तो ये सबसे बड़ी अपडेट है। और देखिए, समझ पा रहे हो? और देखिए यहाँ भी बहुत बड़ा बदलाव है। और अब नियम जो बनाया गया है, अब पूरे भारत में ज़मीन का डिजिटलीकरण सारे 2800 राज्य में हो रहा है, 7 केंद्र शासित प्रदेश में किया जा रहा है। अब हर जगह देखिए ऑनलाइन। पहले रसीद काटने के लिए आदमी कहाँ जाता था? कर्मचारी के पास जाता था। कर्मचारी गांव में आता था, काटता था, या तो कोई ब्लॉक में जाता था, अंचल में जाता था, जाके रसीद कटवाता था। लेकिन अब ऐसा नहीं रह गया है। अब रसीद आप खुद घर बैठे कटवा सकते हो। क्या बोलते हो, परिमार्जन के माध्यम से बिहार में अपडेट करवा सकते हो। अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरीका होगा। तो यहाँ पे ये है। और देखिए वहीं एक और अधिकार आपको जानना होगा। सुप्रीम कोर्ट के अनुसार यहाँ पे क्या बताया गया है, यदि कोई भी सार्वजनिक जगह पर कोई ऐसा सार्वजनिक जगह है जिसके उपयोग के ज़मीन का अधिग्रहण कर रही है, सरकार अगर अधिग्रहण कर रही है, तो वहाँ पे भारत सरकार या राज्य सरकार कभी भी ऐसा है, मान लीजिए उसको रोड बनाना हो, कुछ भी अस्पताल खोलना हो, कोई थाने वगैरह बनाना हो, पोस्ट ऑफिस बनाना हो, बैंक बनाना हो, है ना, कुछ भी वहाँ बनाना हो भारत सरकार के काम के लिए, तो अधिग्रहण अगर वो शुरू करती है तो वहाँ पर आपको नियम जानने की ज़रूरत है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिसका मुआवजा वो नहीं ले पाते हैं। देखिए वजह क्या है, अगर आपको उचित मुआवजा अगर नहीं मिलता है तो फिर भाई आपको लगेगा ये रोड के किनारे था, हमको 10 लाख मिलना चाहिए था, 5 लाख मिलना चाहिए था, तो बाद में दिक्कत होता है। इसलिए ना हम वीडियो बना रहे हैं। कानून की जानकारी आपको रहना बेहद ज़रूरी है। देखिए, या अगर उचित मुआवजा नहीं मिलता तब आप उस ज़मीन पर अधिग्रहण को आप रोक सकते हो कि नहीं भाई हम नहीं देंगे। जो देखिए ज़मीन का जो रेट होगा वो हिसाब से हमको चाहिए, है ना। आप अपना रेट के हिसाब से जो उसका एक रेट होता है तो उस हिसाब से आप उनसे मुआवजा ले सकते हो। और वहाँ अगर वो नहीं दे रहा तो आप रोक लगा सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का यहाँ साफ साफ इसमें कहना है। और क्या, यदि सरकार सार्वजनिक उपयोग के लिए ज़मीन का अधिग्रहण करती है तो बिना पूर्ण और उचित मुआवजा दिए मालिक को बेदखल नहीं कर सकती, क्योंकि इसमें भी कानून है भाई।
समझ रहे हो, आपका जब तक आपको उचित मुआवजा न मिले तब तक, और ये आपका पूरा पूरा अधिकार है उस पर। समझ पा रहे हो, आपको डरना नहीं है। हाँ देखिए, उचित मिल रहा है तो दे दें। देखिए सब लोगों 10 लोगों का काम हो रहा है भाई, तो क्या दिक्कत है, लेकिन उचित जो आपका होगा वो अब मांगे। ये नहीं कि 10 लाख का है हम 20 लाख मांगेंगे भाई, तो फिर दिक्कत हो जाएगा। समझ रहे हो ना, ये समझ लीजिए। तो उचित मूल्य के आधार पर सरकार बिना आपको बेदखल नहीं कर सकती, आपको जो भी मुआवजा होगा बिना मुआवजा का। और तो यहाँ पर ये सबसे ज़रूरी जानकारी था जो आपको हम बता रहे हैं। और देखिए उसके बाद है, आप समझिएगा, शहरों में अधिकतर लोग जो फ्लैट की जानकारी होती है वो संपत्ति को खरीद बिक्री करता है, और उससे उसको नियम पता नहीं होता। संपत्ति में जो भी जुड़े विवादों को लेकर के 90 दिनों के भीतर तेज़ी से निपटारा करने का जो है अधिकार दिया गया है। समझ रहे हो। और देखिए यहाँ पे कोई संपत्ति का विवाद है जो कि रियल एस्टेट में जो काम करते हैं अक्सर देखे होंगे, तो यहाँ पे क्या होता है, उसके तहत पंजीकरण करा करके संपत्ति विवाद में उस पे 90 दिनों के भीतर निपटारा करना होता है, 90 डेज के अंदर। और क्या, वही पृथक संपत्ति को लेकर के जन्मसिद्ध अधिकार को लेकर के चर्चा होता है भाई। समझ रहे हो, मतलब पृथक संपत्ति पर पोते पोती का पूरा अधिकार है और जन्म से अधिकार है ना, ये चीज़ें। और देखिए मतलब कि जैसे ही मान लीजिए बच्चा बच्ची का जन्म लिया कि उसका अधिकार उसी समय से उस ज़मीन पर, उस प्लॉट में, उस घर में शुरू हो जाता है, जन्म लेते ही, है ना। तो ये नियम है। और देखिए एक चीज़ और है इसमें, वो समझना होगा, जब 18 से कम उम्र का होता है तो उसका अधिकार उसके उत्तराधिकारी जो होते हैं पूर्ण रूप से नहीं प्राप्त होता है। जब तक 18 साल उम्र नहीं होता है तब उस समय उसका अधिकार उसके दादा दादी या पिता अगर जीवित है तो पिता को होगा। जो भी पृथक संपत्ति में है जो अधिकार हैं उनके बेटे बेटियों का जो समान अधिकार है वो हम आपको बता रहे हैं। क्योंकि 2005 के कानून के संशोधन में यहाँ पे कहा गया कि विवाह जो मैरिड है या अनमैरिड है, बेटियों की भी तरह जो है यहाँ पे बराबर हिस्सेदार बेटों को है और बेटियों को है, चाहे वो मैरिड हो चाहे वो अनमैरिड हो, यानी कि विवाहित है या अविवाहित है। समझ रहे हो। तो यहाँ पे ये है, मतलब कि बंटवारे की बात की बहुत सारे लोग यहाँ सवाल करते रहते हैं, अक्सर लोग पूछते रहते हैं, कमेंट बॉक्स में भी बहुत सारे लोग सवाल करते हैं भाई। देखिए यदि संपत्ति अविभाजित है, अरे कोई भी वारिस नहीं है, समझ रहे हो, कोई भी वारिस अपने हिस्से की मांग उसमें कर सकता है। अगर मान लीजिए संपत्ति अविभाजित बंटवारा नहीं हुआ है तो मांग कर सकता है, तो उसके मांग को लेकर के खारिज नहीं किया जा सकता। लेकिन यहाँ पर क्या है, वहीं बिना सहमति के बिक्री नहीं हो सकता। अगर 4 भाई या चारों का सहमति, 2 भाई दोनों का सहमति, 1 भाई हो तो 1 का सहमति, मतलब सहमति बननी चाहिए, ये कहने का मतलब है। बिना सहमति का बिना सब में लोगों में अगर आपसी सहमति नहीं है तो फिर दिक्कत हो जाएगी। समझ रहे हो। तो पिता दादा सभी कानूनी वारिस हो, चाहे पोता हो पोती हो, सभी बिना पृथक संपत्ति का जो है सहमति से नहीं बेच सकते, जो भी पृथक संपत्ति है। तो जैसे कि आपको हम बता रहे हैं, आप समझिए यहाँ पे एक चीज़, मान लीजिए आपके पिता कोई ज़मीन बेच रहे हैं, सपोज के लिए मान लीजिए, तो आपकी माँ जो है ज़मीन बेचने जा रही है, तो पृथक संपत्ति है वो, सपोज के लिए वो पृथक संपत्ति है, यानी कि पूर्वजों के द्वारा वो संपत्ति मिला है, आपके दादा परदादा छरदादा से अगर वो संपत्ति मिला है, तो यहाँ पर क्या होगा, वो संपत्ति अगर वो बेच रहा है तो उसको आप रोक सकते हैं, बशर्ते आपका उम्र 18 साल होना चाहिए, 18 साल प्लस होनी चाहिए, तो अभी आप रोक पाएंगे। मतलब अगर आप लड़का हो चाहे अब लड़की हो, आपको पूर्ण अधिकार है उसको बेचने से रोकने के लिए। कैसे कि मैं बता दूं, आप वहाँ पर क्लेम कर, लेकिन अगर आप नाबालिग हो, 18 साल से कम है, तो फिर अब उस समय पिता जो है पूर्ण रूप से वो अधिकारी रहता है, वो ज़मीन को बेच सकता है। लेकिन आपका उम्र लड़का हो लड़की 18 साल हो गया, तो अगर वो ज़मीन बेच रहा है अपने, होता है ना, अपने फ़ायदे के लिए, ऐसो आराम से जी रहा है, शराब पी रहा है, इधर उधर मतलब बर्बाद कर रहा है, कोई सही काम में नहीं लगा रहा है, लगातार संपत्ति को बेचते जा रहा है, तो वो गलत तरीके से गलत कामों के लिए संपत्ति को बेच रहा है। तो वो आपने कई प्रकार के देखा होगा, शौक पूरा करने के लिए नए कपड़ा पहन रहा है, घूम रहा है, ऐसो आराम कर रहा है ना, तो ज़मीन को वो बर्बाद करते चले जा रहा है, बेच रहा है। तो वैसे गलत कामों के लिए उस पर आप रोक लगा सकते हो, हस्तक्षेप कर सकते हो, बशर्ते आपका उम्र 18 वर्ष होनी चाहिए, है ना। तो यहाँ पर आपको पूर्ण अधिकार है, पृथक संपत्ति को गलत या मिसयूज़ करने पर आप रोक लगा सकते हो, अब बचा सकते हो। समझ रहे हो। तो ये है। और वहीं अगर मान लीजिए सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी को लेकर के अगर बात की जाए, सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी क्या होता है कि खुद से ज़मीन को खुद के पैसे से खुद से कमा करके जैसे भी तरीके से खरीदा हो, तो वो जो नियम है पृथक संपत्ति में, वो नए अधिकार है कि जो भी
मतलब कि वो संपत्ति है 2026 से जो ज़मीन पर लागू हुए हैं 5 अधिकार जो एंसेस्टर प्रॉपर्टी या सेल्फ इक्विटी लेकर के हम आपको बता रहे हैं। मतलब ये जो नियम है ये आपको जानना बेहद ज़रूरी था आज का वीडियो में। समझ पा रहे हो, मतलब कि आपको क्लियर समझ में आ गया। पृथक संपत्ति का जो हमने बताया वो भी समझ में आ गया, सेल्फ एक्वायर्ड संपत्ति था वो भी आपको समझ में आ गया कि आपकी सहमति के बिना अगर आप 18 साल है तो वो पिता भी आपकी ज़मीन को नहीं बेच सकता, वो सिर्फ अपने हिस्से को बेच सकता है। पृथक संपत्ति में आपका अलग से अधिकार है, पिता का अलग से अधिकार है। समझ रहे हो, ये क्लियर समझ लीजिए। और साथ ही साथ अगर सेल्फ एक्वायर्ड संपत्ति आपके पिता ने अगर वो खरीदा है तो वो बेच सकता, उसमें आप रोक नहीं सकते। समझ रहे हो, ये नियम कहता है। लेकिन अगर दादा की संपत्ति है, परदादा की संपत्ति है तो वो नहीं बेच सकते आपके बिना सहमति के, आपसे बिना पूछे। अगर वो बेच रहे हैं तो आप उसमें आप अंचल कार्यालय में जा कर के आवेदन दे सकते हो, वहाँ पे रजिस्ट्री कचहरी में सीओ के पास है ना, जो वहाँ पे कर्मचारी सीओ वगैरह होते हैं, वहाँ पे जाके आवेदन दे सकते हो कि ये संपत्ति को बेचा न जाए, मेरे पिताजी शराबी हैं, जो भी हैं वो आप बोल सकते हो, वहाँ पे लिख के दे सकते हो, है ना। उनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया है, ऐसे करके आप लिख के वहाँ दे सकते हो। कोर्ट में आके केस भी कर सकते हो, आप रोक लगा सकते हो। समझ रहे हो, अगर ये चीज़ वहाँ कर दोगे, दे दोगे तो फिर कोई भी खरीदेगा, कोई मतलब नहीं बनता है। समझ पा रहे हो, वो अपना हिस्सा बेचे, अपने नाम से अगर खरीदा है तो बेच सकता है, दादा परदादा का नहीं बेच सकता है। इसलिए आज का वीडियो में हमने क्लियर किया। इसी बात के साथ इस वीडियो को हम समाप्त करेंगे। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, सारे लोग थे, अगर ये वीडियो लगा कैसा तो अगर सब्सक्राइब अब तक नहीं किए हो भाई तो सब्सक्राइब कर लो, लाइक नहीं किए हो लाइक कर दो, शेयर नहीं किए शेयर कर दो, घंटी को नहीं बजाए तो बजा दो, और कमेंट करो कैसा लग रहा है वीडियो। शेयर करो व्हाट्सएप स्टेटस, फेसबुक स्टेटस, व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप, हर जगह शेयर करो, टेलीग्राम वगैरह में भी शेयर करो भाई, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके, उनको भी जानकारी हो सके। और कमेंट करके बताओ वीडियो कैसा लग रहा है, ताकि मैं इस तरह की वीडियो लगातार आप लोगों के लिए बनाऊं। ठीक है, तो ज़रूर करें। इसी बात के साथ वीडियो को समाप्त कर रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।